चलो स्टार्ट करें। इधर देखो सब, अभी थोड़े दिन पहले मैंने आप लोगों को इन्वायरमेंटल स्टडीज के कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसके कुछ बच्चे लोगों के साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि उन लोगों को आंसर्स नहीं मिल रहे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को कुछ बेसिक चीजें बतानी है आप लोगों को, ध्यान से सुनो। मैंने हर यूनिट से लगभग लगभग चार चार या पांच पांच क्वेश्चन दिए हैं। जैसे यूनिट नंबर 1 से कितने क्वेश्चन दिए मैंने? चार। यूनिट नंबर 2 से कितने क्वेश्चन दिए हैं? चार। यूनिट नंबर 3 थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैंने यहाँ से कितने क्वेश्चन दिए हैं? पांच। और यूनिट नंबर 4 जो है यहाँ से भी कितने क्वेश्चन दिए हैं? तीन। और यूनिट नंबर 5 छोटा सा है, इसमें कितने क्वेश्चन दिए हैं? दो। तो आप लोगों को इन क्वेश्चंस को रिफर करना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो क्वेश्चन दिया है मैंने, ये पास्ट ईयर एग्जामिनेशन के बेसिस पर मैंने दिया है, कि जो आए हैं और जो आने का चांस है। अब अपन कोई भगवान तो है नहीं कि जो मैं क्वेश्चन दिया हूं उसी में से एज इट इज आ जाए, ये मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं। लेकिन ये है कि इनका चांसेस आने का हाई है, हाई। क्योंकि अभी जो बीकॉम सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के पेपर हुए हैं उसमें भी मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है उनको, दूसरे दूसरे सब्जेक्ट का, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसलिए चांसेस है आने के, लेकिन गारंटी नहीं बोल रहा हूं कि आएगा। अब सर हम करें तो क्या करें, गारंटी तो दे नहीं रहे हो आप। तो मेरा बोलने का मतलब ये सुनो, ये जो चार क्वेश्चंस मैंने दिए हैं ना, ये ओवरऑल पूरे टॉपिक को कवर कर लेता है। ओवरऑल पूरे टॉपिक को कवर कर लेता है। मान लो बाय चांस अगर जो क्वेश्चन मैंने दिया है वो नहीं आएगा, तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आएगा, पक्का, ये मेरी गारंटी है। इस चीज की मैं गारंटी दे रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन मैंने क्या दिया? व्हाट इज मीन्ड बाय, व्हाट इज मीन बाय एनवायरमेंट, एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है, और एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, नीड एंड इंपॉर्टेंस। आपको एनवायरमेंट की मीनिंग लिखनी है, पर्यावरण क्या होता है, उसकी टाइप्स, उसके प्रकार लिखने हैं, उसकी नीड, नीड मतलब आवश्यकता, और इंपॉर्टेंस मतलब उसके महत्व, ये आपको लिख कर आना है। अब आप लोगों के पास देखो मार्केट में बहुत सारी क्या बोलते हैं, बहुत सारी गाइड्स अवेलेबल है। निकिता एक नाम की गाइड आती है, सूर्या आती है, अजयमाला आती है, जो भी जिससे भी आप लोग पढ़ रहे हो, या फिर बुक अगर आपके पास है उससे भी अगर आप पढ़ रहे हो, तो ये सारे टॉपिक्स उसमें मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मेरी बात ध्यान रखना कि ये जो टॉपिक है ये आपको कहीं पर भी किसी भी गाइड में मिल सकता है। तो आप लोगों को क्वेश्चन नहीं देखना है, टॉपिक पढ़ना है। मीनिंग ऑफ एनवायरमेंट कोई भी बुक उठा लो, कोई भी गाइड उठा लो, मिल जाएगा। नीड, टाइप और इंपॉर्टेंस कोई भी बुक उठा लो, कोई भी गाइड उठा लो, मिल जाएगा। आप आंसर मत खोजो, टॉपिक खोजो, मिलेगा, मेरी गारंटी। हाँ एक मिनट, किसी का कुछ डाउट है पूछो भाई, क्या पूछ रहे हो? कुशल कुछ पूछ रहे थे आप? बीए और बीएससी का एनवायरमेंट का एग्जाम कल है क्या? सेम क्वेश्चन बीकॉम में नेक्स्ट डे आ सकता है। हाँ ये मैंने लिखा जरूर बीकॉम के नाम से है, ये बीए और बीएससी वाले भी, उनके लिए भी ये आ जाएगा। ये बीकॉम लिखने का मतलब ये था कि हमारे पास, हमारी क्लासेस मेन क्या कॉमर्स की है, तो इसलिए मेरे पास जो, हमारे पास जो बच्चे आते हैं पढ़ने बीकॉम वाले आते हैं, इसलिए मैंने बीकॉम लिखा है। लेकिन अगर इसको बीए वाला बच्चा भी देख रहा है और बीएससी वाला भी देख रहा है तो उनके लिए भी एप्लीकेबल होता है। क्लियर है? तो आप लोग ये जो वीडियो जब रिकॉर्ड हो जाएगा, या बीए वाले बच्चों को भी अभी आप जो लाइव क्लास चल रही इन्वाइट कर सकते हो, वो भी अटेंड कर सकते हैं। सुनो, तो मेरा क्वेश्चन देने का पर्पस क्वेश्चन देना नहीं था, टॉपिक देना था। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको मैंने क्या बताया, इन्वायरमेंट क्या है, उसकी मीनिंग और डेफिनेशन, और उसके बाद उसके टाइप्स, नीड्स और इंपॉर्टेंस। कोई भी गाइड, कोई भी बुक खोल दो, उसमें मिल जाएगा। तो कुछ लोग मेरे से रिक्वेस्ट करें कि सर इसका आंसर भेजो। भाई सबसे पहली बात तो गाइड और बुक है ना कॉपीराइटेड होती है, तो मैं आप लोगों के साथ उसका पीडीएफ वगैरह शेयर नहीं कर सकता। मार्केट में मिलती है भाई, 150 की रहती है, बहुत ज्यादा महंगी नहीं आती, वहां जाओ खरीद लो। ठीक है, नहीं तो अगर पुरानी किसी की मिल रही है तो वो आप लोग इधर उधर से जुगाड़ कर सकते हैं। बाकी मैं इसका फोटो खींच के मैं आप लोगों को नहीं भेज सकता। अगला, तो आप लोगों को ये समझाने की जरूरत है, एनवायरमेंट क्या होता है समझाने की जरूरत है, उसकी टाइप, नीड और इंपॉर्टेंस समझाने की जरूरत। बचपन से पढ़ रहे हो चीज को, बचपन से पढ़ रहे हो, पढ़ो, कहीं पे डाउट होगा तो मेरे को बताओ, मैं एक्सप्लेन करूंगा। बाकी ये समझाने की जरूरत नहीं है, इतना मैं बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन मैंने क्या दिया, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब समझते हो क्या होता है? आप लोगों में से कोई मेरे को बता सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है?
सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब मेरे को कोई बता सकता है आप में से? एक मिनट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सुनो क्या होता है, मैं ऐसे ओरली इसका ओवरव्यू दे रहा हूं, बाकी आप लोग पढ़ना है तो गाइड से बुक से पढ़ लेना। सुनो इधर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है अपने फ्यूचर का डेवलपमेंट करना है। फ्यूचर के लिए हमको क्या करना है? डेवलपमेंट करना है, लेकिन प्रेजेंट की जो जरूरतें हैं, वर्तमान की जो जरूरतें, उनको कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना है। नहीं, ये बात समझो, मतलब अभी वर्तमान में आपकी जो जरूरतें हैं उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, और साथ साथ में अपने फ्यूचर को भी अच्छा बनाना है। तो इस टाइप का अगर डेवलपमेंट है तो उसको क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आ गई बात समझ में? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है अपने वर्तमान को बचा के, अपने वर्तमान को जैसा चल रहा है उसको अच्छे तरीके से, मतलब उसके साथ मेंटेन करते हुए फ्यूचर का डेवलपमेंट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, क्योंकि ये सब्जेक्ट कौन सा? एनवायरमेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हर जगह लागू होता है, लेकिन अभी हम बात क्या कर रहे हैं? एनवायरमेंट की। तो मान लो हम जो यूज करते हैं चीजें, कौन सी चीज यूज करते हैं? पेट्रोल। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो यूज करते हैं वो लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? कभी ना कभी खत्म हो जाएगी। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जब हम यूज कर रहे हैं, तो वो अभी अगर हम अनाप शनाप यूज कर लिए अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट को, तो वो फ्यूचर के लिए बचेगा क्या? तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को इस तरीके से यूज करो कि वो अभी की जरूरतों को भी आप पूरा करो, लेकिन फ्यूचर की चीजों, फ्यूचर के लिए भी आप उसको थोड़ा बहुत क्या करके रखो? बचा के, ताकि आज की जनरेशन भी उसका यूज कर पाए और फ्यूचर भी उसका, आपके आगे वाले की जनरेशन है वो भी उसका यूज कर पाए। उसको इस टाइप की अगर कोई डेवलपमेंट है, इस टाइप का अगर कुछ है, इसको क्या बोलेंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे अभी वर्तमान में देखोगे तो ईवी निकल गई, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्यों निकली है? पेट्रोल की खपत को कम करना। पेट्रोल की खपत को कम करोगे तो फ्यूचर में पेट्रोल बचा रहेगा कि नहीं बचा रहेगा? ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं भाई, आप लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वर्तमान की जरूरतों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, और साथ में क्या करते जाना है? फ्यूचर की डेवलपमेंट भी करते जाना है। इस टाइप का डेवलपमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये हर जगह लागू होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस एंड मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? वन। वन मतलब जंगल, उसको कंजर्व करना, कंजर्व मतलब बचा के रखना, फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो ये आपको कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन में मिल जाएगा, तो इससे रिलेटेड आप चीजें पढ़ सकते हो। कहीं पे डाउट होगा तो मेरे को पूछ लेना। आप लोग एज इट इज क्वेश्चन मत खोजो, एज इट इज क्वेश्चन हो सकता है ना मिले, लेकिन आपको कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट नाम का टॉपिक कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी। तो आप कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट को पढ़ो, आपको उससे उसके इंपॉर्टेंस और उसका मेथड। इंपॉर्टेंस मतलब फॉरेस्ट को क्यों बचाना जाना चाहिए, बताओ? फॉरेस्ट बचाना क्यों जरूरी है? 4-5 नाम कारण पूछ रहा हूं, आप आगे आ जाओ ना, यहां पर आ जाओ। फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, ये तो जानते हो। तो सबसे पहली बात, जो जानवर होते हैं उनका वो घर है। अगर जितने ज्यादा जंगल कटेंगे उनका घर उतना ज्यादा उजड़ते जाएगा। तो वाइल्ड लाइफ को सिक्योर करने के लिए फॉरेस्ट जरूरी है। दूसरा, फॉरेस्ट जो है बहुत बड़ा सोर्स होता है ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन किसके लिए जरूरी है? लिविंग बींग्स के लिए, सिर्फ हमारे लिए नहीं, दूसरे जो जीव जंतु उनको भी ऑक्सीजन चाहिए जिंदा होने के लिए। तो फॉरेस्ट जो है हमको बहुत सारे, मतलब क्या बोलते हैं, जीव जंतुओं का घर है। उसके बाद फॉरेस्ट जो है बहुत बड़ा ऑक्सीजन का सोर्स है। तो इसलिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन क्या है, उसका महत्व है, जरूरी है हमारे लिए। क्लियर है मेरी बात? तो किस तरीके से फॉरेस्ट को कंजर्व किया जाता है, उसके तरीके, मेथड्स पढ़ लेना, लिखा है उसमें। तो मैं आप लोगों को कोई इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं ओवरव्यू दे रहा हूं कि आंसर आपको कहां मिल सकता है। क्लियर? आप लोग इतने छोटे बच्चे नहीं हो अब कि आपको एक एक चीज बताई जानी चाहिए, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हो, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। उसके बाद अगला, व्हाट इज एनर्जी? ऊर्जा क्या है? एक्सप्लेन द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ऊर्जा क्या होती है? एनर्जी क्या होती है? एनर्जी के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं? कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी क्या होती है? और एनर्जी के अल्टरनेट सोर्सेज, मतलब एक एनर्जी के बदले, जैसे मैं बताया, एक आप फ्यूल के बदले भी क्या यूज कर रहे हो?
इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो एनर्जी, एक एनर्जी के बदले दूसरा क्या यूज कर रहे हो, दूसरी एनर्जी यूज कर रहे हो। जैसे अब बिजली, ये वाला बिजली कहाँ से आ रहा है, अपना थर्मल पावर से बनता है। थर्मल पावर मतलब कोयले जला के बिजली बनाई जा रही है। लेकिन अब अपनी जो इंडिया की गवर्नमेंट है सोलर पावर के ऊपर फोकस कर रही है, क्योंकि वो फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी है। फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब आपको बस एक सोलर पैनल का पूरा सेटअप लगाना है, सन की जो उसमें लाइट पड़ेगी तो आपकी ऑटोमेटिक क्या होगा, घर पे बिजली पैदा हो जाएगी। तो अल्टरनेट सोर्स हुआ कि नहीं हुआ। अभी आप लोग बिजली कहां से, कोयले से बनी हुई बिजली यूज करते हो, लेकिन ये आगे चल के ये लंबे समय के लिए नहीं, कोयला अगर खत्म हो गया तो बिजली कहां से बनाओ। तो उसका अल्टरनेट सोर्स क्या है, तो ये आपको बताना है अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी क्या क्या, एनर्जी क्या होती है, उसकी मीनिंग डेफिनेशन, ठीक है, उसके एनर्जी के अलग अलग प्रकार, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आपको टॉपिक कहीं ना कहीं आपके गाइड में, बुक में मिल जाएगा। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा यूनिट नंबर 1। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, किसी को कोई डाउट है। हेमंत, कुशल, लोकेश, मुस्कान, सुजीत, शुभम, वंश, वरुण, युवराज, तव्य। हाँ हाँ, आ जाएगा उसमें भी। अब आगे बढ़े अपन, यूनिट नंबर 2 में आए। यूनिट 2 देखो भाई सब, व्हाट इज इकोसिस्टम। व्हाट इज इकोसिस्टम, क्या होता है इकोसिस्टम, सुनियो कभी इकोसिस्टम वर्ड। व्हाट इज इकोसिस्टम, क्या होता है। बता सकता है कोई इकोसिस्टम। एक जगह लिखा हुआ है इकोसिस्टम का मतलब क्या है, मैं पढ़ रहा हूं। इन नेचर प्लांट एंड एनिमल आर लिविंग टुगेदर एज अ यूनिट and interact with the environment. The interaction among various living beings and between the interaction among various living beings and between living beings and non-living beings is called ecosystem or ecological system. Ecosystem और ecological system दोनों क्या है, सेम है। आप लोगों को पता है हम लोग जहां पर रहते हैं ये पूरा हमारा एक वातावरण, पर्यावरण है। यहाँ पे लिविंग बींग रहते हैं। लिविंग बींग समझते हो, जो जीव जंतु है। लिविंग बींग में हम सब आते हैं, जानवर, जीव, पक्षी, ये सब, ठीक है। और उसके बाद नॉन लिविंग बींग्स भी आती है। तो लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग की बींग्स के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, उस पूरे इंटरेक्शन के पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इकोसिस्टम। क्या बोला जाता है उसको, इकोसिस्टम या फिर इकोलॉजिकल सिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। डिस्क्राइब इन ब्रीफ अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम का मतलब कोई बता सकता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। अरे ग्रासलैंड इकोसिस्टम का मतलब होता है जो जमीन में रहने वाले लोगों का इकोसिस्टम। एक होता है मरीन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के टाइप्स होते हैं बहुत सारे। एक होता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, मतलब जंगल में रहने वाले जीव जंतु, शेर, भालू, चीता, तेंदुआ, ये सब। पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम मतलब तालाब वाला, ठीक है। एक होता है मरीन इकोसिस्टम। मरीन इकोसिस्टम मतलब समुद्र में रहने वाला। उसके बाद ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम मतलब जो हम लोग इधर है ना, ग्रासलैंड इकोसिस्टम ऑक्यूपाइज अबाउट 10% ऑफ द अर्थ सरफेस। द 4 कंपोनेंट ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम आर एज फॉलोज। एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। उसके बाद प्रोड्यूसर, इसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। एबायोटिक कंपोनेंट आता है, प्रोड्यूसर्स आर मेनली ग्रासेस और सम हर्ब्स। ये बहुत सारी कुछ चीजें लिखी हुई है, आप लोग पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ग्रासलैंड इकोसिस्टम मतलब जमीन में रहने वाले लोगों की बात हो रही है। उसके बाद डेजर्ट इकोसिस्टम आता है। डेजर्ट इकोसिस्टम मतलब रेगिस्तान वाला, ठीक है। उसके बाद एक इकोसिस्टम आता है क्या, माउंटेन इकोसिस्टम। उसके बाद केव इकोसिस्टम। केव इकोसिस्टम मतलब गुफा में रहने वाले लोगों का इकोसिस्टम। उसके बाद टुंड्रा। टुंड्रा इकोसिस्टम मतलब कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट समझते हो, बर्फ, अंटार्कटिका। उसके बाद क्रॉपलैंड इकोसिस्टम। क्रॉपलैंड इकोसिस्टम मतलब जहां पे फसल वसल कुछ ऐसी होती है, वहां का इकोसिस्टम। तो मैंने आप लोगों को इकोसिस्टम क्या होता है बताया, और आप लोगों को क्या एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। व्हाट इज द मेन मीनिंग ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होती है, विच फैक्टर अफेक्ट द इकोलॉजी,
डिस्क्राइब इट्स कंपोनेंट, ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन का प्रिंसिपल क्या होता है वो बताना है। व्हाट इज बायोडायवर्सिटी, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, बायोडायवर्सिटी क्या होती है और उसके टाइप्स को एक्सप्लेन करना। ये तीनों क्वेश्चन जो है ना इंटर रिलेटेड है भाई, 5, 6 और 7, 5, 6 और 7 जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। बायोडायवर्सिटी क्या होती है एक मिनट में बता देता हूं आप लोगों को। सुनो, बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी तो डायवर्सिटी का मतलब क्या होता है, फिर अपन बायोडायवर्सिटी की बात करें। डायवर्सिटी, हाँ डाइवर्सिटी, जैसे अपने पूरे पृथ्वी में जानवर रहते हैं, पेड़ पौधे हैं, इंसान है, पक्षी है, कीड़े पतंगे हैं, ये अलग अलग प्रकार के लिविंग बींग है कि नहीं, और साथ में नॉन लिविंग बींग्स भी है कि नहीं है। अब जानवर में भी बहुत सारे प्रकार के जानवर मिल जाएंगे आपको, पक्षियों में भी बहुत सारे पक्षी मिल जाएगी, इंसानों में भी बहुत सारे प्रकार के इंसान मिलेंगे। इंडिया में रहने वाले अलग दिखते हैं, चाइना में रहने वाले अलग दिखते हैं, अफ्रीका में रहने वाले अलग दिखते हैं, उनके बीच में भी वैरायटी नहीं है, ये है अलग अलग वैरायटी के लोग है कि नहीं। उसके बाद क्या बोलते हैं, पेड़ पौधे भी एक ही प्रकार का पेड़ आता है कि अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे आते हैं, उसमें भी मतलब जो भी हमारे बीच में अवेलेबल है, जितने भी लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स, उसमें जितनी भी प्रकार की वैरायटी है, उन पूरी वैरायटी को बोला जाता है बायोडायवर्सिटी। तो इस क्वेश्चन में आपको उसके बारे में लिखना है और उसके टाइप्स को लिखना है, बायोडायवर्सिटी के टाइप्स क्या होते हैं। क्लियर है? चलो, तो यूनिट नंबर 2 हो गया। यूनिट नंबर 2 के बाद अपन आ जाते हैं यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 है ना, एक इंटरेस्टिंग यूनिट है बोल सकता हूँ। इंटरेस्टिंग यूनिट मतलब इसको नहीं भी पढ़ के जाओगे तो आप लोग बहुत सारी चीज लिख के आ सकते हैं इसके बारे में। मेनली पॉल्यूशन से रिलेटेड वाला यूनिट है, भले दिख रहा है बड़ा लेकिन ज्यादा आप लोगों को टेंशन नहीं इसका। एक्सप्लेन द मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ पॉल्यूशन एंड वेरियस टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स, नहीं लिख सकते, अलग अलग प्रकार। पहले तो पॉल्यूशन लिखना है, क्या होता है पॉल्यूशन, ठीक है, उसकी मीनिंग और डेफिनेशन लिखना है, और बहुत प्रकार के पॉल्यूटेंट्स लिखना है। पॉल्यूटेंट्स मतलब कौन कौन सी ऐसी चीज है जो चीजों को पॉल्यूट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल फैक्ट्री जो है किसको किसको पॉल्यूट कर रही है, हवा को पॉल्यूट कर रही है, हवा को पॉल्यूट कर रही है तो आसपास का एरिया पेड़ पौधा भी पूरा खत्म हो रहा है उसके कारण, और पानी में अपना पूरा वेस्ट निकालते हो, वाटर भी पॉल्यूट हो रहा है। और फैक्ट्री की मान लो मशीनें ऐसी है जो आवाज बहुत करती है तो नॉइज पॉल्यूशन भी करेगी। तो पॉल्यूटेंट्स मतलब जो पॉल्यूट करने वाली चीजें उनको पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। तो आपको अलग अलग प्रकार के पॉल्यूटेंट्स को समझाना है। उसके बाद डिस्क्राइब द कॉजेज, इफेक्ट एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या होता है, उसके कॉजेज, इफेक्ट और उसके मेजर्स आपको समझाने हैं। कॉजेज मतलब क्यों होता है, इफेक्ट मतलब हो तो रहा है तो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। एयर पॉल्यूशन के कारण लोगों को अस्थमा हो जा रहा है। दिल्ली की देखो, अभी मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ, AQI दिखाऊं, एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का सबसे खराब है। चेक करें एक बार, चेक करें एक बार, अपने छत्तीसगढ़ रायपुर का AQI देखते हैं एक बार, और एक बार दिल्ली का AQI देखते हैं, कहाँ की हवा ज्यादा खराब है। AQI ऑफ दिल्ली, ये देखो AQI कितना दिख रहा है यहाँ पे, ये एरिया हिसाब से बताता है। यहाँ पे शादीपुर करके लिखा है 266 AQI पुअर, और 266 देखो मीटर दिया है। सबसे पहली बात ऊपर मीटर देखो, जो ग्रीन एरिया में आ रहा है ना, ग्रीन में मतलब वहां की हवा ठीक है, जो येलो में आ रहा है मतलब मॉडरेट है, और ऑरेंज में आ रहा है मतलब थोड़ी खराब, मतलब खराब, और रेड में आ रहा है मतलब बहुत खराब। इसमें मीटर टाइप का दिया है। तो ये 266 में आ रहा है, कहाँ का, वेस्ट दिल्ली का आ रहा है बोल सकते हैं। 266 कहाँ आ रहा है, आपका ऑरेंज वाले में आ रहा है। और अपने रायपुर का चेक करें एक बार, AQI ऑफ रायपुर, कितना है। भाटा गांव तरफ जाओगे तो आपको 120 दिखेगा। सिलतारा पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, इसलिए वहां का क्या है, खराब है, वहां का प्रदूषण ज्यादा है, धूल मिट्टी। और कृषक नगर रायपुर CSEB 91।
तो मतलब ये ग्रीन, ग्रीन में भी दो ठो ग्रीन है, देखना, एक डार्क ग्रीन है, एक फीका ग्रीन है। तो ये यहाँ की AQI है। और आप लोग थोड़ा और इंटीरियर जाओ तो वहां की AQI बहुत अच्छी दिखेगी आपको, मतलब अपन, हाँ। तो मेरे को यही बताना था कि भाई एयर पॉल्यूशन क्या होता है, पहले समझाना है। एयर पॉल्यूशन हो रहा है, उसके कारण क्या है, कॉजेस, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, और आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करने के तरीके, जैसे दिल्ली के अगर मैं बोलूं एयर पॉल्यूशन बहुत खराब रहती है, तो वहां के जो CM है अरविंद केजरीवाल जी, वो क्या करते हैं, वो ऑड और इवन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ऑड और इवन वाला फॉर्मूला समझते हो गाड़ियों में, कि आपकी गाड़ी का जो लास्ट नंबर अगर ऑड है, ऑड मतलब 1, 3, 5, 7 ऐसा है, तो वो गाड़ी मंडे को निकलेगी। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। और जिसका इवन नंबर है 2, 4, 6, 8 ऐसा है, तो वो ट्यूसडे को निकलेगी। मतलब ऑड गाड़ी आज निकलेगी तो कल नहीं निकलेगी, और कल निकलेगी इवन वाली, तो ऐसे एक एक दिन अल्टरनेट दिन दे दिए। अगर आप निकालते हुए दिख गए आज ऑड गाड़ी का दिन है और आप इवन निकाल दिए, तो आपको चालान कट जाएगा। कुछ कुछ गाड़ियों को छूट मिली हुई है, एम्बुलेंस ऐसे लोगों को। हाँ, घर से बाहर निकलेंगे, वो गाड़ी नहीं निकालेंगे। तो ऑड और इवन करने के चक्कर में गाड़ी आधी हो गई कि नहीं हो गई, बताओ। जैसे 10 गाड़ी है मार्केट में, ऑड गाड़ी मत निकालो बोले आज, तो 5 ही निकलेगी गाड़ी। तो ट्रैफिक भी कंट्रोल हो रही है, और इससे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन भी। अब इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है वो अपन नहीं जान रहे हैं, लेकिन वो ये मेजर लेते हैं। तो आपको मेजर में ये लिखना है, मेजर में मतलब क्या क्या आप प्रिकॉशन, क्या क्या मेजर ले सकते हो जिससे पॉल्यूशन कंट्रोल हो सकता है। क्लियर है मेरी बात। उसके बाद एक्सप्लेन डिजास्टर मैनेजमेंट। एक्सप्लेन डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मतलब क्या होता है, डिजास्टर, डिजास्टर मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है। डिजास्टर कोई है अपने बीच में उपस्थित सम्माननीय छात्रगण में एक आध जो डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बता सकता है, निकहत बता सकते हो आप। पहले चलो एक बात बताओ, डिजास्टर मैनेजमेंट की तो बात छोड़ो, डिजास्टर मतलब क्या होता है। अरे डिजास्टर मतलब भाई किसी प्रकार का, कोरोना कोविड आया था, डिजास्टर नहीं था क्या वो। बाढ़ आ गई कहीं पे सूखा पड़ गया, कहीं पे कुछ हो गया, तो कुल मिला के क्या हो रहा है, डिजास्टर ही तो हो रहा है ना। तो डिजास्टर जब हो जा रहा है, डिजास्टर जो हो रहा है उसको मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उसके बारे में पूरा आप लोगों को लिखना है। ये आपके गाइड में, बुक में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको साइक्लोन, साइक्लोन मतलब तूफान आना, अर्थक्वेक मतलब, हाँ, आपदा, अर्थक्वेक मतलब क्या होता है, भूकंप, ये सब, फ्लड, बाढ़ आ जाना, ये सब आपको लिखना है। सूखा पड़ जाना डिजास्टर में सब आती है, उसको मैनेज कैसे किया जाता है, गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स लेती है डिजास्टर को मैनेज करने में, ये सब आपको लिखना है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है अपना ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग सुने हो वर्ड, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग गर्मी बढ़ जाती है, तो गर्मी के सीजन को ग्लोबल वार्मिंग बोलोगे आप, ऐसा नहीं है। तापमान बढ़ जाता है गाड़ियों से, सर हाँ बोलो। सन में होल कुछ वैसा टाइप का है। हाँ सुजीत बोलो ना भाई, क्या बोल रहे हो। सुनो मेरी बात। सर सन में होल टाइप का कुछ होता है। देखो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है, देखो अभी जो अपना सीजन चेंज हो रहा है ना, अभी थोड़े दिन पहले ठंडी थी, फिर अभी गर्मी आ रही है, फिर गर्मी के बाद बरसात आएगी, फिर मतलब ठंडी गर्मी के बीच का सीजन रहेगा, फिर ठंडी वापस आएगी। तो सीजन के चेंज होने को जब गर्मी बढ़ती है तो उसको ग्लोबल वार्मिंग नहीं बोलते। ग्लोबल वार्मिंग मतलब परमानेंट इंक्रीज इन टेम्परेचर। परमानेंट इंक्रीज इन टेम्परेचर, परमानेंट मतलब वो टेम्परेचर हमेशा के लिए बढ़ जाएगा। ये बढ़ता क्यों है मालूम है आप लोगों को। एक गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 बोलते हैं। एक ऐसी गैस होती है जो गर्मी होल्ड करने का काम करती है। मतलब ये जो CO2 गैस है, इसका नेचर ऐसा होता है कि जैसे
वातावरण में अगर गर्माहट है तो एक CO2 क्या करेगी, उसके जो कंपोनेंट है वो गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसको रिलीज नहीं करते, जिससे ओवरऑल क्या होता है, एक ओवरऑल गर्म एनवायरनमेंट बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन अभी क्लास में बैठे, ये गेट बंद कर दो, तो ये बंद कर दो, तो क्या होगा, ऑक्सीजन कहीं से आ रहा है क्या, नहीं, लेकिन अपन बैठे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है, तो जब इकट्ठा हो जाती है ना तो सफोकेशन टाइप का अजीब सा नहीं हो जाता है, गरम गरम लगने लग जाता है। क्यों हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई यहाँ पे, तो मात्रा बढ़ने के कारण गर्मी ज्यादा लगती है। तो जब एनवायरमेंट में ऑक्सीजन का खपत ज्यादा हो जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज ज्यादा हो रहा है, एनवायरमेंट में ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जा रही है, तो जिससे क्या हो रहा है, एनवायरमेंट में हीट, उसका टेम्परेचर धीरे 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 क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इस टाइप का कुछ अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको क्या बोलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल मतलब पूरे हर जगह का टेम्परेचर बढ़ना। और ग्लोबल वार्मिंग और भी बहुत सारे कारणों से होता है, पॉल्यूशन के कारण भी होता है, पॉल्यूशन के कारण भी होता है ना, जहरीली गैसें जो गाड़ी फैक्ट्री इधर उधर से आ रही है उसके कारण भी होता है। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग होने का एक और कारण है ओजोन लेयर का डिप्लेशन। सुने, ओजोन लेयर, जो पॉल्यूशन हो रहा है तो हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारे हवा के एनवायरमेंट के लेयर है एटमॉस्फेयर के, तो उसमें एक लेयर ओजोन लेयर होता है। तो ओजोन लेयर के फट जाने से क्या हो रहा है कि वो गर्मी को और अल्ट्रा वायलेंट रेस को सूर्य को रोकता है, लेकिन वो फट जा रहा है मतलब पॉल्यूशन के कारण, तो वहां से वो वाली मतलब क्या बोलते हैं, वो किरणें अल्ट्रा वायलेट रेज अंदर आ रही है, जिसके कारण गर्मी और बढ़ रही है। ठीक है, तो ओजोन लेयर का डिप्लेशन भी एक कारण है किसका, ग्लोबल वार्मिंग का। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, इसका मीनिंग डेफिनेशन लिखना और उसके कॉजेज और इफेक्ट। कोई जरूरत नहीं है 5-5 पेज का आंसर लिखने की, अभी भी बोल रहा हूँ, आंसर आप 2.5, 3, 4 पेज का लिखो, जितनी आपकी 35 मिनट में लिखने की क्षमता है उतना ही लिखना, लेकिन पूरा पेपर बनाकर आना। ये बीकॉम फाइनल ईयर वाले, सेकेंड ईयर वाले, चाहे BA वाले बोलो, ये लोग जाके ना पेपर में बेवकूफी करके आते हैं। पहला पेपर, पहला आंसर को इतना अच्छा लिखेंगे, इतना अच्छा लिखेंगे कि जैसे 15 में उसको 50 नंबर मिलने वाला है, और बाकी में फिर लिखने की ताकत नहीं बचती उनकी। एक आंसर को लिखेंगे 1.5 घंटा तक, फिर देखेंगे 1.5 घंटा बचा, बाकी के 4 आंसर और लिखने हैं। ये सब बच्चे कर रहे हैं, और मैं आप लोगों को जो सजेशन दे रहा हूं उसको आप लोग कभी नहीं सुनते और कभी मानोगे भी नहीं और फॉलो भी नहीं करने वाले, मेरे को मालूम है। मैं क्या बोल रहा हूँ, 5 क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे और ऑप्शन में 1-1 क्वेश्चन रहेगा, मतलब 5 ही बनाना रहेगा। और आपको मिलेंगे कितने घंटे, 3 घंटे। 3 घंटे मतलब 180 मिनट, 180 मिनट को डिवाइड बाय करो 5, तो 35-36 मिनट होता है। तो आप एक आंसर को लिखने के लिए 35 मिनट लो, उससे ज्यादा आपको लिखना नहीं है, एक आंसर को उतना समय देना है बस। 35 मिनट से ज्यादा किसी भी आंसर की औकात नहीं है देने की, मतलब आपको देना ही नहीं उससे ज्यादा समय। अब आप अपने आप को एनालाइज करो, आप अपने आप को चेक करो कि 35 मिनट में आप कितना लिख सकते हो, उतना ही बड़ा आपका आंसर होना चाहिए। क्लियर है? उसी 35 मिनट में सोचना भी है, उसी 35 मिनट में तो उसकी प्रैक्टिस करो घर पे। 35 मिनट में आप लिख पा रहे हो मान लो 3 पेज, तो आपका आंसर 3 पेज का होना चाहिए। किसी बच्चे की स्पीड ज्यादा है तो ज्यादा बड़ा आंसर लिखो, किसी स्पीड, लेकिन बड़ा लिख के करना क्या भैया, आंसर बड़ा नहीं कंप्लीट होना चाहिए, मेरा बोलने का मतलब ये है। ऐसे एग्री कर रहा है जैसे ये करके आएगा, देखते ना कितना नंबर आ रहा है आपका। सही बात है, शर्म नहीं आती बोलते। चलो, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, इसकी मीनिंग लिखना है, डेफिनेशन लिखना है और उसके कॉजेज एंड इफेक्ट। अब राइट शॉर्ट नोट ऑन, देखो शॉर्ट नोट में मैंने बहुत सारे टॉपिक डाल दिए हैं, अगर आप ऊपर की चीजें पढ़ लिए हो ना तो ऑटोमेटिक आपके बहुत सारे टॉपिक यहीं पे कवर हो जाते हैं। सबसे पहला मैंने क्या लिखा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट। अचानक से पॉपुलेशन बढ़ गई, हमारा इंडिया फर्स्ट आ गया रैंक में, मालूम है ना आप लोगों को, फर्स्ट रैंक आ गया हमारा इंडिया अभी, चाइना को भी पीछे कर दिया, फर्स्ट रैंक। उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ये तीनों इंटर रिलेटेड टॉपिक है। हंसने की बात क्या है भाई, नेचुरल हैजार्ड्स मतलब नेचुरल डिजास्टर वगैरह। एसिड रेन क्या होता है मालूम है, एसिड रेन अम्ल वर्षा, जब बरसात जब गिरती है ना तो उसमें पानी में एसिड की मात्रा आ जाती है। ओजोन लेयर डिप्लेशन, HIV एड्स, स्मॉग, वाटर शेड मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन, मरीन पॉल्यूशन, थर्मल न्यूक्लियर पॉल्यूशन, सॉइल इरोजन, सारे टॉपिक आप लोगों को आपके गाइड में, बुक में, जिससे भी पढ़ोगे उससे मिल रहा है। ठीक है,
अब है ना, बहुत सारे बच्चे लोगों का मेरे पास मैसेज आता है, सर मेरे को इसका आंसर दो। मैं नहीं दे सकता भाई आपको। ठीक है, आंसर आपको चाहिए, आप जिससे भी पढ़ रहे हो उसमें मिल जाएगा, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, खोज लेना। ठीक है, सारे टॉपिक्स आपको जिस भी गाइड से पढ़ो, सारी गाइड अच्छी है, सब में अवेलेबल है। यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4, सुनो मेरी बात इधर। यूनिट नंबर 4 और 5 में दोनों जगह आपको ह्यूमन राइट्स दिखे। और मेरे को सारे बच्चे यही बोल रहे हैं कि सर 4 और 5 बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहे हैं। एक्चुअली 4 और 5 की बात यह है, यूनिट नंबर 4 जो है ना, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की बात करता है, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की। और यूनिट नंबर 5 जो है, स्पेसिफिक इंडिया में ह्यूमन राइट्स की बात करता है। दोनों जगह बात ह्यूमन राइट्स की हो रही है, लेकिन यहां पर बात किसकी हो रही है? इंटरनेशनली ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है। और यहां पर बात किसकी हो रही है? ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। तो मैं पहले यूनिट नंबर 5 की बात करता हूं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, ये भी शॉर्ट नोट है। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, अब इंडिया में ह्यूमन राइट्स को फॉलो करने के लिए, लागू करने के लिए ह्यूमन राइट कमीशन बनाया गया, तो उसके बारे में अपने को क्या करना है? बताना। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन मतलब राज्य स्तर पर जो ह्यूमन राइट कमीशन बनाया गया उसके बारे में। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन मतलब राष्ट्रीय स्तर पर जो ह्यूमन राइट कमीशन बना गया है उसके बारे में आपको लिखना है। ये सब अवेलेबल है, पढ़ोगे तो मिलेगा। ह्यूमन राइट कोर्ट इन इंडिया, अगर किसी के साथ अनजस्टिस इनजस्टिस हो रहा है तो वो कहां जा सकता है? ह्यूमन राइट कोर्ट में जाएगा। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारतीय संविधान के अंदर ह्यूमन राइट्स, क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या है और ड्यूटीज क्या है उसको लिखना है। तो फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज आप लोगों को तो पता है, पढ़े होंगे बचपन में आप लोग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, ये पूरा आप लोग पढ़ लेना। क्लियर है? उसके बाद राइट नोट्स ऑन ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, ह्यूमन राइट्स के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना। तो ये मतलब यूनिट नंबर 5 शॉर्ट नोट जो आता है डिपेंड करेगा कि जैसे मान लो एक साथ शॉर्ट नोट आ गया, मान लो शॉर्ट नोट आ गया, एक के अंदर बोल दिया क्वेश्चन कोई 3 के शॉर्ट नोट लिखने, तो आपका एक एक पेज, सवा पेज का आंसर होना चाहिए, तीनों का लिखना है, अलग अलग 3 का। और मान लो एक ही चीज के ऊपर अगर शॉर्ट नोट लिखने के आ रहा है, तो शॉर्ट नोट है ना भाई, शॉर्ट नोट, उसको 2 पेज से ज्यादा मत लिखना। ठीक है, लेकिन उसकी बहुत सारी चीजों को इन्वॉल्व करना, मेन जो टॉपिक है वो सब इन्वॉल्व करना, लेकिन छोटे छोटे आंसर लिखना। शॉर्ट नोट मतलब शॉर्ट नोट होता है। क्लियर है मेरी बात? हर तरफ से उसको। हाँ, तो जो यूनिट नंबर 5 है वो बात ह्यूमन राइट्स की करता है, लेकिन इंडिया के अंदर क्या हो रहा है उसके बारे में बात। ह्यूमन राइट कमीशन स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, ह्यूमन राइट का कोर्ट, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बताना है। और ह्यूमन राइट्स इन इंडिया के बारे में आपको शॉर्ट नोट, तो सब आपको मिल जाएगा उसमें। अब इंटरनेशनली ह्यूमन राइट्स कैसे चल रहा है, वो कौन से यूनिट में बात कर रहा है? यूनिट 4 में। व्हाट इज द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड कॉन्सेंट ऑफ ह्यूमन राइट डिफाइंड, ह्यूमन राइट कैसे आया, कहां से आया, उसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। पूरा इतिहास है, मतलब इतिहास समझते हो ना, कहां से उसकी ओरिजिनेशन हुई, तो ये आपको मिल जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट अंडर यूएनओ चार्टर एंड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। यूएनओ का चार्टर मतलब यूएनओ, यूनाइटेड क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यही है क्या? मेरे दिमाग में क्यों यूएनओ को फुल फॉर्म नहीं आ रहा है? एक मिनट रुक जाओ, देख लेता हूं भाई, गलत बोलने से अच्छा है पढ़ के बोल लो। अब मैं सर हूं, मेरे लिए शर्म की बात है कि मेरे को यूएनओ को फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा है। यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूएनओ के चार्टर में या यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, आपको इसके अंदर में यूएनओ के अनुसार ह्यूमन राइट्स क्या बताया गया वो आपको पढ़ना है। क्लियर है मेरी बात? यूएनओ क्या बोलता है ह्यूमन राइट्स के बारे में, उसको अपने को पढ़ना। ये जो है हिस्ट्री है, हिस्ट्री मतलब कहां से उसका ओरिजिनेशन हुआ, कैसे डेवलप होते गया धीरे धीरे, उसके बारे में है। और यूएनओ क्या बोलता है उसके बारे में, ये इंटरनेशनल वाली बातें हो रही है, ठीक है। उसके बाद राइट शॉर्ट नोट ऑन इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चाइल्ड राइट्स। चाइल्ड मतलब 18 के नीचे। अब आप लोग पढ़ोगे तो उसका इंटरनेशनल कॉन्वेंट, उसका इकोनॉमिक और सोशल कल्चरल एस्पेक्ट के बारे में अपने को पूरा बताना है, बस चाइल्ड राइट्स के बारे में। हाँ बोलो, किसी को कोई डाउट है? किसी को कुछ पूछना है भाई?
ठीक। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे उनसे रिक्वेस्ट है कि ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को इंग्लिश में दिए हैं वो आप लोगों को हिंदी में भी मिल जाएगा। ये बीए वाले लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है, बीएससी वाले लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है। मैं बीकॉम वालों को पढ़ाता हूं करके बीकॉम के नाम से पीडीएफ बना दिया था। ठीक है। अब सर हमको याद नहीं हो रहा है टॉपिक, हम लोग पढ़ने बैठते तो दिमाग कहीं और चला जाता है हमारा। तो सबसे पहली बात रीड करो। ठीक है। आपको आंसर टू द पॉइंट एकदम रट के नहीं जाना है, टॉपिक को पढ़ो और नहीं समझ में आ रहा है तो लिख कर चले आना, कुछ भी लिख कर आना, लेकिन लिख कर आना। और रिलेटेड लिखना, फालतू बात मत लिखना, रिलेटेड चीजें लिख कर आना। अपने वर्ड्स में लिख कर आना लेकिन रिलेटेड लिख कर आना। इधर उधर के गाना बोलोगे मैं गाना लिख के आऊंगा तो इस चीज पर प्रकाश डालिए तो टार्च बना के आ रहे हैं, ऐसा काम नहीं करना है पेपर में, है ना। अपने वर्ड्स में चलेगा। हाँ मतलब उसी के बारे में दिख रहा हाँ है लेकिन अपने बारे में। चलेगा। अरे अपने छत्तीसगढ़ कॉलेज वाले बच्चे लोग पास हो गए भाई, कमल। हाँ अभी मैं उन लोगों को बैठा के, कितना परसेंट? वो नहीं मालूम, मैसेज आया कमल का, हम लोग पास हो गए, हम लोग पास हो गए। सब में हाँ सब में हाँ पास हो गए मतलब सब में ना भाई, वो तो सप्ली बोलेगा ना अगर एक आदमी फेल होता तो। अच्छा लोकेश का क्वेश्चन है कि सर स्मॉग को समझा दिए। ठीक है लोकेश, मैं एक मिनट बता रहा हूँ स्मॉग। एक मिनट ना रुको। एक किलो लड्डू का नाम से मिला कमल को मैसेज कर दो सर को काजू कतली पसंद है करके लेकर आए। फोन पे लग लेके आ जाएगी। बस चुपचाप रहो, बात नहीं पता। अरे मेरा नाम लिखते बोलो भैया, मैं मजाक कर रहा था। एक मिनट मैं बता रहा हूँ रुको। स्मॉग पूछ रहा है लोकेश, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, 2 मिनट मेरे को निकालने दो। मतलब धुआं। स्मॉग मोबाइल चलाने, मोबाइल पे नहीं। एक मिनट रुक जाओ भाई। मोबाइल लेके अरे इसमें लिखा है लेकिन अंदर में है नहीं। कोहरा, एक मिनट रुक जाओ, मैं इसमें निकाल लेता हूँ, इस पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, रुको। ये देखो पढ़ो क्या लिखा है, स्मॉग। धुंध, धुंध मतलब क्या होता है? कोहरा, कोहरा। धुंध, धुंध लिखा है ना भाई, उधर पढ़ो धुंध। बोलो आप सुना दो सर। कोहरा भी एक प्रकार की समस्या है, कोहरा। अभी आप लोग सुने होंगे कि बीच में अभी दिल्ली में वो परारी जला रहे थे तो उसमें पूरा कोहरा इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। दिल्ली में नहीं जला लेते, पंजाब और हरियाणा में जलाते हैं, तो उसका जो कोहरा है, कोहरा और पूरा धुआं, वो कहा जाता है दिल्ली के पूरे वातावरण में जाता है और वो एयर पॉल्यूशन क्रिएट करता है, स्मॉग। सारी बात समझ में। स्मॉग मतलब एक प्रकार का कोहरा, धुंध होता है। वो अल्टीमेटली किसको रिजल्ट देता है? कोहरा एयर पॉल्यूशन, एयर को खराब करता है। तो अभी अपन दिल्ली की AQI देखे तो कितनी आ रही थी? 200 के 200-250 के आसपास आ रही थी। जब आप लोग है ना अभी गर्मी का, ठंडी का जब टाइम आएगा उस समय प्रॉब्लम ज्यादा आती है स्मॉग की, तो उस समय देखना वहां की AQI इतनी खराब हो जाती है कि पूरा न्यूज चैनल का हेडलाइन बन जाता है, वो पेपर का हेडलाइन बन जाता है। और एक्सीडेंट तो होता ही है लेकिन वो हवा में मिलके हवा को भी खराब कर रहा है, लोग निकल नहीं सकते बाहर। अभी हम लोग दिसंबर की बात है, 31 तारीख को हम लोग वहां गए थे, जगदलपुर जा रहे थे, रास्ते में इतना कोहरा कि यहाँ बैठे हो, यहाँ से मेरे को इतने दूर का भी नहीं दिख रहा था। वो तो चलो एटमॉस्फेरिक मतलब वो पानी से बना हुआ कोहरा था, लेकिन धुआं से भी बनता है तो उसको स्मॉग बोलते हैं। क्लियर है? और किसी को कोई डाउट है तो पूछो भाई। तो पेपर में लिख कर क्या आना है?
जो आप लोगों ने पढ़ा है उसको लिख कर आना है। याद किया है तो याद किया हुआ चीज पेपर तक जाएगा नहीं। आप लोग रिलेटेड लिख कर आओ। अच्छा, आपके पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं है पहली बात। तो बच्चा क्या करता है, आंसर लिखते समय अगर गलत भी लिख रहे हैं ना, हाथ कांपता है। ऐसा बिल्कुल मत करना। मैं जो बोल रहा हूं बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि आप लोग मालूम है मेरे को गलती करके आओगे। कभी कभी क्या होता है, हम है ना आंसर जो क्वेश्चन पूछ लिया हमसे, हमको आंसर नहीं याद आ रहा है, तो आप उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखो। तो जब हम रिलेटेड चीज लिखते हैं या फिर कोई गलत चीज लिख रहे हैं तो हमारा हाथ कांपने लग जाता है, जबरदस्ती राइटिंग खराब बनाते हैं हम। तो ऐसा नहीं करना है। आप लिखो, आराम से लिखो, जो भी चीजें लिख रहे हो सही, मतलब जो आपको दिमाग में आ रहा है लिख दो, अच्छे से लिखो। प्रेजेंटेशन के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है आप लोगों को, मतलब अच्छा प्रेजेंटेशन करना है। कभी कभी लिखते लिखते स्पेलिंग गलत हो जाती है हमारे से, होता है ऐसा, चाहे हिंदी की बात करो इंग्लिश की, सुधारना नहीं है। काट के काटोगे सुधारोगे, चेक करने वाले का ध्यान अलग जाता है उसमें क्या चीज कटा है करके। गलत हो गया, बिंदास आगे बढ़ जाओ, कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। आगे बढ़ जाओ, सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं कि हमारे से गलत हो गया। और गलत भी लिखोगे तो भी बिल्कुल बिंदास लिखो, कॉन्फिडेंस के साथ कि हम जो लिख रहे सही है। और प्रेजेंटेशन मतलब बकायदा जो हेडिंग है लाइन खींचो, मतलब चेक करने वाले को एक साइकोलॉजी होती है। मैं ना देखो आप लोगों को गलत सीख नहीं दे रहा हूं कि आप लोग गलत लिख कर आओ, भाई जो आता है उसको तो सही लिखना है, जो नहीं आता है मैं आप लोगों को फेल होने से बचाने की कोशिश कर रहा हूं। ये अभी इन्वायरमेंटल स्टडीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सारे थ्योरी पेपर की बात कर रहा हूं कि पेपर में जब आप आंसर लिख रहे हो, खास करके थ्योरी पेपर्स, थ्योरी क्वेश्चंस के आंसर लिख रहे हो, तो कभी कभी क्या होता है हम गलत आंसर लिख रहे हैं ना, तो गलत को हमारा कॉन्फिडेंस ऐसे डाउन हो जाता है। तो गलत लिख रहे हो तो राइटिंग खराब हो जाएगी अपने आप, क्योंकि माइंड का कनेक्शन डायरेक्ट हाथ से है, राइटिंग खराब हो जाएगी। आप लाइन नहीं खींचोगे जबरदस्ती। आपको इमोशनल नहीं होना है भाई, प्रैक्टिकल होना है। आपको लिखो, गलत भी लिख रहे हो लिखो, माइनस में थोड़ी जाएगा नंबर। नहीं लिखने से भी कितना मिलना है, 0, और लिखने से भी कितना मिलना है, 0। लेकिन हो सकता है चेक करने वाले का ध्यान नहीं गया, हो सकता है, या तो फिर सामने वाला आपको आंसर का नहीं आपकी मेहनत का नंबर दे दे कि हाँ भाई लिखा तो है कुछ ना कुछ। हरी बात समझ में? हाँ, तो मेरा बोलने का मतलब है कि आप लिख कर भी आ रहे हो, लिखो बिंदास और कॉन्फिडेंटली लिखो। आपके आंसर को देख के सामने वाले को यह समझ नहीं आना चाहिए कि गलत लिखा है। पेपर चेक करने वाले की साइकोलॉजी होती है, देखेगा आपका पेपर शुरू में, अरे अच्छा लिखा है, जो आता है तो आदमी शुरू में लिख ही लेता है, जो नहीं आता है धीरे धीरे राइटिंग बिगड़ना चालू हो जाती है। मैं बोला ना माइंड का कनेक्शन हाथ से होता है, तो पूरी आपकी कॉन्फिडेंस अगर लूज है तो आप ऑटोमेटिक अपने पेपर से दिखा देते हो कि इसने गलत लिखा होगा कुछ, बस वहां पे खेल खत्म। आप पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक एक कांस्टेंट मेंटेन करके चलना, जो राइटिंग आपने शुरू में बनाई थी उसको लास्ट तक मेंटेन करना, और आंसर कुछ भी हो जाए, कुछ भी 35 मिनट के अंदर पूरे 5 क्वेश्चन बनाकर आने हैं। और नहीं बनाकर आए ना भाई तो फिर सोच लेना। एक साथ बैठाऊंगा सबको और ऐसे करके झापड़ मारूंगा लाइन से सबको। हाँ, अगर आप लोग एक भी क्वेश्चन छोड़ के आए, ये शिकायत अगर आई सर हम लिख रहे थे और हमारे से छूट गया, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और जहां गिरो जहां फेंकाओ मेरे को नहीं मालूम। और आप अपनी कैपेसिटी पहचानो, कितना बड़ा आंसर लिखना है, 35 मिनट में जितना लिख सकते हो उतना ही लिखना, कोई जरूरत नहीं 5-5 पेज लिखने की। 2-3 पेज, मैं क्या बोल रहा हूं, आपके आंसर पूरे, एक कैलकुलेशन है भाई, छोटी सी कैलकुलेशन। बोलने का मतलब आप बड़े बड़े आंसर लिख के आगे 3 लिखे, आपका टाइम खत्म हो गया। 1 घंटे में एक आंसर लिखे तो 15 45 हुआ। अब 45 में कितना ही नंबर दे देगा, 10 करके 30 नंबर देगा। आप छोटे छोटे आंसर लिखो, 5 क्वेश्चन बनाओ, 7-7 नंबर भी देता है तो 7 पंचे कितना होता है, 35। लिखे उतना ही हो। तो ये कैलकुलेशन है भाई। स्कूल में नहीं हो आप लोग, अब कॉलेज में हो, तो थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करो। पहला पेपर होने जा रहा है आप लोगों का, उसी से सीख ले लेना, तो आगे के पेपर में आप लोगों से गलती नहीं हो चाहिए। और आप लोगों के सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है, मालूम है कि आज तक आप लोगों का पहला पेपर हिंदी होता था और इंग्लिश होता था उसके बाद। अब आप लोगों को पहला कह दे दिया है, जो करना है पहले निपट लो भाई उसका, क्योंकि नंबर जुड़ना नहीं है। नंबर जुड़ेगा नहीं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आगे पेपर कैसे आता है, कितना लिखना पड़ता है, तो आगे आप लोगों को गलतियां ना करो। अब कॉलेज में हो कि यूनिवर्सिटी में हो, करेंगे तो कॉलेज के प्रोफेसर ही। और आप लोगों का पेपर जो है, आजकल बोला जाता है कि सेंट्रलाइज्ड चेकिंग होती है। सेंट्रलाइज्ड मतलब
सब एक ही जगह पेपर चेक होता है, तो अपन अंदर की बात तो जानते नहीं, इसलिए कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, तो मैं अभी क्लास ओवर कर रहा हूं, जिसको कुछ पूछना था पूछ लिए हैं, और किसी को कुछ डाउट होगा तो आप लोग मेरे को कॉल कर सकते हो। और ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए, इधर धीरे बात करो, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए और आप लोग हमारे ग्रुप में ऐड नहीं हो, तो आप लोग इस नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके मेरे से पीडीएफ इसका ले सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। ठीक है, और आप लोगों से निवेदन है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और घंटी का बटन नहीं दबाया तो वो भी दबा देना। ठीक है, बेल आइकॉन बोलते हैं उसको इंग्लिश में।